कि विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर, जीवन रण को सज्ज हूं, बाधाओं के हल लेकर। तो आज आप किस बाधा का हल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपको रूबरू करवाता हूं आज हमारे एक्सपर्ट से। तो चलिए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनूलिया शिक्षा सरोकार के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी मैं आपके साथ में जिक्र कर रहा था कि आज हम बात करने वाले हैं खुशी के ऊपर कि खुश कैसे रहा जाए, दिल से खुश कैसे रहा जाए। ऐसा नहीं कि चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट नजर आए और दिल अंदर दुखता रहे। तो आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं के हीलर के फाउंडर के कुलकर्णी साहब। के कुलकर्णी साहब एक हीलर हैं, ट्रेनर हैं, जो हिप्नोथेरेपी के जरिए कहूँ और विभिन्न आयामों के जरिए जीवन में आए तनाव को, दुख को हरने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। कुलकर्णी साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप मंच पे हमारे साथ में अपने अनुभव साझा करने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जी, मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आपके इस मंच को मुझे बुलाया है। और शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो मैं दूसरी बार आपके इस मंच पे आया हूँ। और आपका जो एक प्रिंट टीवी जो चैनल है ये काफी पॉपुलर है और काफी लोकप्रिय है। और ऐसे लोकप्रिय चैनल पर मुझे जो आपने आमंत्रित किया है इसका लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो शख्सियत हमारे साथ में है अगली, उनसे भी आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। मैं हमारे साथ सतारा महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं अभिराम जी। सतारा महाराष्ट्र से जो देवी रकल मैजिक के फाउंडर डायरेक्टर हैं अभिराम काशीनाथ राव साहब। अभिराम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभिराम जी भी पेशे से मास्टर हीलर हैं, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, आकाशिक मास्टर हैं, स्पिरिचुअल सोल कोच हैं, साथ ही साथ में एनर्जी हीलिंग को, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का काम भी करते हैं। और आज इनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि मन को शांत कैसे रखा जाए, वो जोश कहें, वो होश कहें, दोनों को संतुलन कैसे बनाया जाए। अभिराम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आप हमारे साथ इस मंच के ऊपर जुड़े। धन्यवाद। आभारी हूँ मैं कि आपने एक ऐसा मौका दिया है कि लोगों को हेल्प मिल सके इस माध्यम से कि अपने मन को आप मतलब कंट्रोल में कैसे रखें और खुश कैसे रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये जुड़े हुए हैं हमारे हिंदुस्तान की कहूँ आईटी जो जंजाल कहते हो, वेब वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से जुड़े हुए हैं। बेंगलोर से हमारे साथ में अर्जुन AK जुड़े हैं। ये फॉरेन लैंग्वेज के ट्रेनर हैं, सर्टिफाइड काउंसलर हैं और लाइफ स्किल कोच भी हैं। ये भी मेंटल हेल्थ को लेकर अद्भुत काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ में जुड़ के इन्होंने काम किया है। जैसे कि मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हेल्पिंग हैंड है, मेंटल हेल्थ केयर ऑनलाइन प्रोग्राम है दिल्ली का, उसके साथ में जुड़े। जो प्रोजेक्ट स्टेप 1 है, पाठशाला, वाइट्स वन फाउंडेशन है, उनके साथ भी जुड़े। बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ के ये काम कर चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर इनको इनके 13 स्टेट्स के अंदर डेडिकेटेड वर्किंग के लिए, इस तरह का ही कहूँ कि बहुत अच्छा सा काम करने के लिए, और 9 जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, 9 म्यूनसिपैलिटीज में काम करने के लिए इनको सम्मान भी दिया गया है। तो उसके लिए मैं भी बहुत बहुत बधाई अर्जुन साहब कि आपने इस युवावस्था में ही इतनी अच्छी बुलंदियां आप हासिल कर रहे हैं। और युवाओं का जोश और आपका वो होश, उन दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे खुश रहते हैं, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। Thank you very much, Sunil sir. And it is a great opportunity for me to be on this show, which is so inspirational that covers topics on education and mental health. Has been going around to various schools, and this is the 93rd episode of the second season. So I am very glad and proud to be a part of this show. Thank you so much for inviting. जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ में चर्चा करके। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि सवालों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। और कहते हैं किसी काम की शुरुआत अगर जोश से की जाए तो उसके सफल होने के चांसेस कहें वो बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है अर्जुन जी से मुझे ये बात करनी चाहिए। अर्जुन जी, अक्सर होता है कि हम लोग मन में ख्याल लेके चलते हैं कि
मैं बात करना चाहता हूँ, अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन होता क्या है कि हम अपने फैमिली की बात करें या फ्रेंड्स की बात करें, उनके साथ भी अपनी बातें साझा नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते हैं। तो कैसे, किस तरह से हम अपनी हिचक की बात कहें? एक तो वो बात सबसे बड़ी है कि वही कहीं न कहीं हमें एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेके चली जाती है। तो कैसे बात करें और किसके साथ हमें बात करनी चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। True, true. Sometimes we have things that we want to share, we want to discuss with someone close, but it happens that it is not even possible for us to discuss with some of our own family members or friends. It is really possible. And we have a solution for that, and that is counselors. Exactly. And if somebody is going for counseling doesn't mean they have to have something very serious in terms of mental health issues or challenges. Okay, it is not that somebody going for therapy is abnormal. In today's day and age, counseling is very normal. It is very okay to go for counseling, and it is very, very much recommended instead of burdening ourselves with our own thoughts, with our own complexities in our own mind. And in fact, there's so much affordable counseling available nowadays, and that is something we should be really proud about. Earlier, this was not. Now, I'm also very proud to be a part of Banjara Academy Helping Hand, which has been offering free counseling services for more than 3 decades. So that's right. So for more than 30 years, they've been offering free counseling services. And this is a stunning achievement by Dr. Ali Khwaja and Nalini Madam. And I'd like to say hats off to them for doing such wonderful service for the society. चलिए, सुंदर और बड़ी बात आपकी मुझे लगता है कि निकल कर यहाँ पर ये आई है कि जो मर्ज़ हो, उसी के जो चिकित्सक कहूँ या उससे मिलना चाहिए। अगर हमें पेट दर्द है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, ना कि किसी वकील से जाके बात करनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी सी बात कही कि अगर हमें इस तरह की बात आ रही हो, तो या तो हम जिनमें ट्रस्ट कर सकें उनके, या फिर उनके स्पेसिफिक जो काउंसलर्स हैं, उनसे जाके चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ में पारंगत हो, ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि वो अपने काम में दक्ष होगा, लेकिन वो हर काम में दक्ष हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने हमें यहाँ बताई कि हमें सोचना ये चाहिए कि हमें सलाह किससे लेनी है। सही व्यक्ति सलाह नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन में भी बड़ी नुकसान हो सकता है और हम गलत रास्तों की तरफ भी जा सकते हैं। अभिराम जी, अगला सवाल मैं आपकी तरफ लेना चाहूँगा। अक्सर हम लोग अगर हिंदू रिलिजन्स की बात करें, अगर हम अपनी सनातनी संस्कृति की अगर बात करें, तो चंद्रमा का हमारे मन से और हमारी प्रसन्नता से बड़ा संपर्क बताया, संबंध बताया जाता है। तो एक तो ये बताइए कि आपको वास्तव में ऐसा कुछ होता है कि चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के साथ में हमारे मन के ऊपर, हमारी खुशी के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है? जी, जैसे ऋग्वेद में एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जाता, मतलब ये जो चेतना हम जिसे बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश, जो एक रूप लेता है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज मून या चंद्रमा। तो चंद्रमा जब घटता है और बढ़ता है, तब क्या होता है कि जो सारी चीजें हैं, हम जिसे चेतना कहते हैं, हर एक चीज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो कोई आदमी हो, पौधा हो, कुछ भी हो, जिसमें चेतना है, जिसमें कुछ विचार करने की क्षमता है, उसमें एक, हम बोलते हैं उसे एक माइंड है, उसमें एक बुद्धि है। तो इस बुद्धि का जो साकार सगुण रूप है, उसे हम चंद्रमा या मून कहते हैं। तो आपने अगर देखा होगा कि जो लोग पूनम के दिन, पौर्णिमा के दिन क्या होता है कि लोग जो कुछ स्ट्रेस में होते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा स्ट्रेस लगता है। जो ज्यादा हैप्पी है, उन्हें कुछ ज्यादा खुशी होती है उस दिन। तो इससे हम एक इजी, एक बोलते हैं ना, एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि चंद्रमा के हिसाब से हमारे मन में कुछ चेंजेस होती रहती है। तो ऋग्वेद में जो ये सूक्त कहा है, चंद्रमा मनसो जाता है, तो इसके हिसाब से अगर हम चंद्र के हिसाब से, मतलब चंद्र जब घटता है, जब बढ़ता है, इसके हिसाब से अगर हम हमारा जो नित्य जीवन है वह व्यतीत करें, प्लानिंग करें इस हिसाब से, तो हमारी जो बहुत सारी मुश्किलें है, जो ऐसे ही फिजूल में आती है क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते। जैसे अगर बाहर बारिश है, धूप है, तो हम बारिश है तो हम भाई रेनकोट पहन लो, टोपी पहन लो, ऐसे करते हैं। अगर धूप है तो भाई कोई टोपी है और कुछ है वो पहन लो, मतलब हम मौसम के हिसाब से हमारा जो प्लानिंग है वो करते हैं। तो चंद्रमा जो इतना बड़ा एक अफेक्टर है, इन्फ्लुएंस है, तो उसका प्रभाव इतना बड़ा है क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें से जो मेजोरिटी % पानी है। तो इस पानी को जो इतना एक बोलते हैं ना, एक फैक्टर है जिसे हम मून कहते हैं या चंद्रमा कहते हैं, जो इतना प्रभावित करता है।
अगर हम ये जान ले कि हम उसकी मदद से कैसे हम हमारा मतलब जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो कैसे हम ठीक करा ले, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ ठीक रहे तो हम खुश रह सकते हैं। जैसे हमारी एक गाड़ी हो, एक गड्डी है, अगर गाड़ी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है तो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी और हम पता नहीं हमारा क्या हो सकता है। तो गाड़ी हमारे कंट्रोल में है तो हम ये तय कर सकते हैं हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो इस हिसाब से हम हमारी जो सांस्कृतिक एक परंपरा है विश्व में, भारत में है, और अगर कोई और देश है वहां पर जो एक पद्धतियां है, परंपरा है, रिचुअल्स है, उसके हिसाब से, उसके यूज से हम हमारा माइंड जो है कंट्रोल करके एक मेंटली स्टेबल कंडीशन में रह के हम खुश रह सकते हैं। एक साइंस है इसके अंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही। हम अगर मैं सनातनी संस्कृति की बात करूं तो उसमें एक बात बड़ी कही गई है कि 3 गुण, 5 तत्व और 25 प्रकृति से मिलकर मनुष्य शरीर का निर्माण हो रखा है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इस यूनिवर्स से जो एलिमेंट्स है उन्हीं से हम लोग बने हुए हैं, और चंद्रमा भी इसी एक यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो हम लोग चाहे केमिकल रिएक्शंस की बात करें, चाहे और चीजों की बात करें, जब एक दूसरे से मिलती हैं तो उनका जो प्रतिरूप कहीं, आकार कहीं अलग अलग ढंग से हो जाता है। तो उसी तरह से यानी कि अगर हमें आसपास चाहे सूर्य की बात करें, हम चंद्रमा की बात करें, और जो चीजें हैं उनका भी कहीं ना कहीं हमारे, जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर कहीं और चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम तप रही हूँ धूप में तो हमें गुस्सा जल्दी आता है, अगर हम शीतल चांदनी बैठे हों तो मन शांत ज्यादा होता है। बहुत अच्छी बात अभिराम जी आपने कही, और ये सकारात्मकता बने उसके लिए जरूरी है कि माहौल सकारात्मक हो। और जैसे आपने बड़ा अच्छे से विवेचना यहाँ पर की है कि ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एलिमेंट्स को और हमारे भीतरी तत्वों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि आखिर बने तो हम उन्हीं तत्वों से ही तो हैं, वो 5 तत्वों की जिनकी हम लोग बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिराम जी कि आपने इतनी सुंदर सी बात इतने सुंदर और सरल शब्दों में हमें समझाई। धन्यवाद। अगला सवाल मैं कुलकर्णी साहब की तरफ लेके बढ़ना चाहूँ। कुलकर्णी साहब, मुझे लगता है कि जब आप जैसा एक नामचीन हिप्नोथेरेपिस्ट मेरे साथ में बैठा हुआ हो तो मेरे जो एक लोभ सवर्ण नहीं हो पा रहा, मेरा मन जो कर रहा है कि मैं थोड़ा सा हिप्नोटिज्म के बारे में जानूं, क्योंकि आप जैसे कोई व्यक्ति निकल जाए हाथ से और मैं नहीं समझ पाऊं तो कोई फायदा नहीं। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं और चीजों में देखते हैं, तब वही पेंडुलम वाला सा देखते हैं कि वो एक आएगा और फिर हिलाएगा और उसको वश में कर लेगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर हिप्नोथेरेपी है क्या? क्या है हिप्नोटिज्म? ये हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, क्या चीजें हैं? जी 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 हिप्नोथेरेपी ऐसी है सर कि हिप्नोटिज्म एक अल्टर स्टेट ऑफ माइंड है, यानी जो हमारा माइंड है इसमें जैसे दो हिस्से हैं। हिस्से इन द सेंस हम कहते हैं कि एक हमारा चेतन मन है, एक हमारा अवचेतन मन है। तो जो हमारा चेतन मन है, ये चेतन मन हमें चैन से नहीं बैठने देता है। ये एक लॉजिकल माइंड है, किसी भी चीज में लॉजिक लगाएगा। ये ऐसी चीज है तो ऐसी क्यों है, वैसी है तो वैसी क्यों है। तो उसमें जो आपने जो कहा है कि कुछ पेंडुलम वगैरह हिलाते हैं, तो यहाँ पर हिप्नोटिज्म में फोकसिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है। हमें हमारा जो चेतन मन है उस चेतन मन को डाइवर्ट करना होता है। अगर वो डाइवर्ट हो जाए तो फिर वो लॉजिक लगाना बंद कर देगा, और जब वो लॉजिक लगाना बंद कर देगा तो हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में जा सकेंगे, जहां पे हमारी सारी मेमोरीज स्टोर होती है। तो उस पेंडुलम के माध्यम से हम उसका अटेंशन जो है वहां पर लेके जाते हैं, वहां फोकस करने के लिए उसे लगाते हैं, ताकि वो जो हमारा जो चेतन मन है वो उस पर एंगेज हो सके, उसी में वो इन्वॉल्व हो सके। और जब वो वहां पर एंगेज हो जाता है तो हम छुपके से उस सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में घुसने के बाद वहां पर उसकी जो बैड मेमोरीज है, जिसके कारण वो परेशान है, जिसके कारण वो शांत नहीं है, पीस नहीं है, उसे पीस नहीं मिलता है उसे, उसको खोज कर वहां पर उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी कि वहां पे हम अफर्मेशंस के माध्यम से उसके थॉट्स को चेंज करते हैं, यानी थॉट चेंजिंग की प्रोसेस वहां पर होती है। इस प्रकार से हिप्नोटिज्म किया जाता है, और इससे मैं बताता हूं सुनील जी की बहुत बढ़िया लाभ मिलता है इसकी, क्योंकि जो हमारा जो माइंड है, माइंड की जो बीमारियां है, बीमारियां इन द सेंस हम ये कहेंगे कि हमारे विचारों के लिए कोई भी दवा नहीं है। विचारों का इलाज विचारों से ही है। यानी उसके दिमाग में अगर कोई बैड विचार आए हुए, बैड अगर थिंकिंग्स चल रहे हैं, तो उसके जगह अगर हम नए थिंकिंग्स डाल दे, नए विचार डाल दे, तो वो जो विचार है, उसके पुराने विचार है वो हट जाएंगे और उसके जगह नए विचारों को जगह मिल जाएगी, और वो व्यक्ति
उस नए विचारों के हिसाब से फिर चलना शुरू कर देगा। तो ये हिप्नोटिज्म का मेन कार्य होता है, और इसीलिए वो पेंडुलम हिलाया जाता है ताकि उसका ध्यान भटकाया जाए। जो उसका जो चेतन मन है, जो कि लॉजिकल माइंड है, जो कि कोई भी चीज आसानी से सबकॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देता है, वहीं पर वो उसी को कैलकुलेट करते रहता है, ऐसा तो ऐसा क्यों, फलाना तो फलाना क्यों। और अच्छी चीजें भी वो अंदर कभी कभी जाने देता है, बुरी चीजें तो पहले जाने देता है। तो ये सब हटाने के लिए, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस पेंडुलम का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा बता दूंगा कि ऐसा समझ लो कि हिप्नोटिज्म में आप कैसा करते हैं। जो हम क्लास लेता हूं, मैं क्लास में जो उनको बताता हूं कि मान लो कि एक बैंक है और बैंक के बाहर एक गार्ड है। हम बैंक में गए हैं और बैंक में हम हमारा बटुआ भूल गए, घर चले गए, और घर जाने के बाद हमें पता चला कि यार वो बटुए में तो हमारा एक बहुत कीमती सामान है, और हम वापस आते तब तक बैंक बंद हो चुकी है, अंदर से काम चालू है बैंक के अंदर। लेकिन जब हम बोलते बैंक में जाना है तो गार्ड बोलता है जाना नहीं, आप जा नहीं सकते हो, हमें वो रोकता है, और वो बटुआ तो हमें चाहिए। अब हमारे पास एक ही इलाज है, या तो उस गार्ड को लालच दो कि भाई ये कुछ लो और मुझे जाने दो, या फिर उसका ध्यान कहीं और भटकाओ और हमें जाने दो। इसके लिए सिंपल है, अगर उसको लालच दे दिया जाए तो वो हमें अंदर जाने देगा। इसी लालच, जो लालच है, ऐसे ही लालच उस सब्जेक्ट को दिया जाता है कि अगर आप ये करते हो तो ऐसा होगा, आप ये करोगे तो वैसा होगा। वो उसमें एंगेज हो जाता है और वो हमारी बात मानना शुरू कर देता है। एक तो वो हुआ, और अगर वैसा नहीं मानता हो तो फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे क्या करते हैं कि इंस्टेंट हिप्नोटिज्म करके आता है, जो शॉक इंडक्शन कहा जाता है। उसको शॉक इंडक्शन दिया जाता है, जो शॉक लग जाता है। तो उदाहरण के तौर पे उस समझो गार्ड को अगर हम उधर कोई एक छोटा सा आवाज कर दे, जोर से आवाज कर दे, तो वहां भागेगा वो, और वो वहां भागेगा और हम बैंक के अंदर घुस जाएंगे। बस इसी तरह हम उस सब्जेक्ट को करते हैं, उसको शॉक इंडक्शन देते हैं, उसका ध्यान भटक जाता है और हम उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कर देते हैं। हमारा काम वहां पे बनता है। ये होता है हिप्नोटिज्म। भाई बहुत सुंदर। मुझे लगता है इतने सरल शब्दों में हिप्नोटिज्म की व्याख्या शायद ही कोई देख पाए। इतनी सरलता से आपने समझा दिया कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। मुझे लग रहा है आपका एग्जाम्पल है वास्तव में ही बड़ा सुंदर सा है कि अगर हम अपने दिमाग को डाइवर्ट कर दें, जो कुछ चीजें हैं जो हम अपने लॉजिकल माइंड में रखते हैं, हम पहले से उसे मान के चलते हैं, चश्मा लगा के रखते हैं कि ये चीजें तो ऐसी ही होनी है, ये चीजें तो ऐसी ही होनी, क्योंकि उनको लेकर हम अनुभव कर चुके होते हैं। जब तक उन अनुभवों को हम दूर नहीं करते, चाहे वो अच्छे भी हो सकते हैं चाहे बुरे भी हो सकते हैं, तो वो अनुभव जब तक हम अपनी स्मृति में से लोप नहीं करते हैं, हटाते नहीं हैं, तब तक हम नई चीज का प्रवेश नहीं हो सकता। और आपने सही कही कि जब तक चीज को खाली नहीं करें, उसमें नया चीज डाली कहाँ जाएगी। तो यानी पहले उस ग्लास को खाली करना होगा, फिर उसके अंदर कोई नया जो कहूँ कि रस कहें या फिर कोई शरबत कहें या फिर कोई और कोई चीज है उसके अंदर डाली जा सकती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी जी कि आपने इतने सरल शब्दों में इतनी गहरी बात को हमें समझाया। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन अभी एक और हमें चर्चा बड़ी रोचक चल रही है और आप लोगों ने चर्चा करी, मेरे तो मस्तिष्क के द्वार खुल रहे हैं, मुझे नई नई बातें पता चल रही हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो आने वाले समय में इस शो को देखेंगे, उनको बहुत सारी जानकारियां इससे मिलने वाली हैं। लेकिन अभी जो समय हो चुका है एक छोटे से एड ब्रेक का, तो दर्शकों कहीं जाइएगा मत, बस हम ये गए और ये लौट कर आते हैं। Hi, my name is Ramya Siddharth. I am the founder and the director of the Tattva. नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरकार के संक में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी जो चर्चा चल रही थी मन को खुश रखने की, तो उसके लिए पहला जो कहूं कि चर्चा में ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं हम अपने मन को खुश रखने के लिए जरूरी है कि हम नेगेटिविटी को अपने यहाँ से रिमूव करें, पुराने चश्मे को उतार के जिंदगी को खुले नजरिए से देखना शुरू करें। जब तक हम अपने चश्मा नहीं उतारेंगे, हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे। चलिए हमारे एक्सपर्ट से पुनः रूबरू होते हैं। मैं आप सभी एक्सपर्ट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं। पहला सवाल जो मैं आपसे ले रहा हूं, जैसे अभिराम जी भी कह रहे थे और कुलकर्णी साहब भी ये कह रहे थे, तो क्या हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज होती है, कोई हार्मोन या कोई केमिकल होता है जिसको वो सीक्रेट करता है या वो प्रोड्यूस करता है नेचुरली, जिसके जरिए हम लोग खुश हो जाते हैं? या फिर किसी के दूसरों से चर्चा करने में हमें खुशी मिलती है, जैसे हम कहते हैं ये काम मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, क्या होता है? जी, so it is so interesting that the topic is how to be happy, and when we look inward within our own body, there's an abbreviation or an acronym that's called DOSE, D-O-S-E. Okay, this talks about the 4 happy hormones that our own body generates to keep us happy. 4 happy hormones: DOSE, dopamine,
oxytocin, serotonin, and endorphins. Okay, so there are various things that you can do to keep yourself happy. A very simple stuff like playing with a baby or a dog. Okay, a walk in the nature. Okay, exercising, running, swimming, cycling, you know, all of this. Just doing some of these activities also can keep us happy. And the chemicals are naturally produced in the body. You don't have to go searching for it anywhere else. Okay, so they produce love and they produce happiness. These are called as the 4 happy hormones, and that is why it is very important to be carrying out at least some of a lot of these activities. If you just Google them also, you will come to know there are so many things that you can do to get these hormones boosted within ourselves without going for any of, you know, big kind of steroids and things that, you know, people take. Without any of those, with very simple techniques, you can actually generate happiness within yourself. ओके भाई, बहुत अच्छी बात बताई। कहने का मतलब ये सारा, जैसे डोपामाइन की बात आपने की है, हमारे अंदर केमिकल हैं, उनका सिक्रेशन होता है और वो हमारी खुशी और हमारे दुख को नियंत्रित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग खुश रहते होंगे उनके अंदर उससे हार्मोन का या उस केमिकल का सिक्रेशन ज़्यादा होता होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होता होगा। जो दुखी रहते हैं उनके अंदर वो कम होता है। शायद इसी वजह से साइकियाट्रिस्ट होते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो अपनी बातों के जरिए उन चीज़ों को उतार चढ़ाव कर देते हैं, उन कम ज़्यादा कर देते हैं, या फिर दवाओं के जरिए उसको परिवर्तन ला देते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें अर्जुन जी यहाँ पर दी। अभिराम जी, आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। बात जहाँ खत्म की थी आपके साथ में जो छुट्टी थी, उससे आगे मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा कि जिस तरह से मून के फेजेस होती हैं, हम 16 कलाएं मानते हैं हम लोग, तो वो भी क्या हमारी लाइफ को कहें, हमारे ब्रेन को कहें, उसको प्रभावित करती हैं? और करती हैं तो कैसे करती हैं? कहते नहीं आज दूध का चांद है, आज ये है, आज वो, तो पूनम के चांद के अंदर ज्यादा ये अच्छी चीज होती है, अमावस में ऐसा बुरा होता है। तो किस तरह से होता है ये चीज? तो पहली बात तो ये है कि जो अमावस्या हम जिसे कहते हैं और पूर्णिमा इसे कहते हैं, तो चंद्र जो है, जो हमारा मन का प्रतीक है, जो बोलते हैं एक साकार रूप है स्पेस में। तो अमावस्या के दिन क्या होता है कि जो हम बोलते हैं, हम व्हाट इज कॉल्ड एज नथिंगनेस इन इंग्लिश, हम जिसे शून्यता कहते हैं हिंदी में, तो ये शून्यता की चरम सीमा होती है अमावस्या। और हम जिसे पूर्णत्व कहते हैं, उसकी चरम सीमा होती है पूर्णिमा। जब चंद्र क्षीण होता है कंप्लीटली और चंद्र पूर्ण होता है कंप्लीटली, हम उसे अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं। और चंद्र जब आधा आधा है, कि मतलब आधा है, मतलब आधा क्षीण है आधा पूर्ण है, हम जिसे अष्टमी कहते हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे मन पर। क्यों? अगर आप देखिए, अगर आप एक तराजू को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, तराजू जब उसका वो एक हैंडल होता है, उसका जो एक स्केल होता है, वो नीचे होता है, एक ऊपर होता है। तो जब नीचे होता है तो उसका पलड़ा ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। तो जब क्षीणता ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तब क्या होता है कि जो नेगेटिविटी है तो ज्यादा होती है अमावस्या की। हम जिसे बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक है, जो भी कुछ है, वो एक बस पहलू है उसका। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो और इसका और एक जो एस्पेक्ट है, हम जिसे पूर्णिमा कहते हैं, जब तराजू का दूसरा जो स्केल है वो ऊपर होता है, सॉरी नीचे होता है, हम जिसे पूर्णिमा कहते हैं, कि जब चंद्र सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। और इसका और एक एस्पेक्ट है, हम जिसे अष्टमी कहते हैं, जब तराजू आधा होता है, जब दोनों जो स्केल से वो इक्वल लेवल पे होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर मैं आपको एक मेरा पर्सनली बोलता हूँ एग्जाम्पल, कि मैंने बहुत बार देखा कि पूर्णिमा के दिन क्या होता है, मैं जब ड्राइव करता हूँ यहाँ पर मेरे शहर में, तो लोग कुछ ज्यादा ही टेढ़े मेढ़े गाड़ी चलाते हैं अमावस्या के दिन, और पूर्णिमा के दिन कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। मतलब ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है कि मुझे लगा कि गलती से हुआ होगा, पर नहीं, हर बार ऐसे होता है। मतलब कुछ तो अफेक्ट ज्यादा होता है, कि जो एक पूर्णत्व कहते हैं, कोई स्ट्रेस में हो तो कुछ ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, कि ये जो पूर्णता है, अगर आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं है तो ये आपको बिगड़ा भी सकता है। और अमावस्या के दिन क्या होता है, अगर आप स्थिर नहीं है तो आपको और नीचे ला सकता है। हम जिसे कहते हैं कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन पर सबसे ज्यादा असर होता है। तो इसका मतलब यही है कि कुछ एक साइंस है इसके पीछे। तो ये साइंस क्या है कि जो विश्व में एक, हम जिसे शून्यता और पूर्णता कहते हैं, नथिंगनेस और कंप्लीटनेस कहते हैं, इसकी शक्तियां सबसे ज्यादा होती है अमावस्या और पूर्णिमा को।
तो अगर हम उस दिन हम उस हिसाब से अगर हमारा जो डेली लाइफ है वो स्पेंड करें, जैसे अगर धूप है, बारिश है, ठंडी है या समर है, हम उसके हिसाब से हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। कपड़े है, खाना है, पीना है, सब हमारा रूटीन उस मौसम के हिसाब से होता है। जी तो ये चीज जो है जो हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रभाव करती है, हम जिसे चंद्रमा कहते हैं, कि अगर हम पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन कुछ छोटी चीजें होती है, हम उसके हिसाब से अगर हम हमारा जो डेली रूटीन है वो तय करें कि जो जब चंद्रमा बढ़ता है, जब चंद्रमा क्षीण होता है तो कुछ चेंजेस होती है। तो जब चंद्रमा बढ़ता है, हम जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं या इंग्लिश में हम जिसे ब्राइट फोर्टनाइट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 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 चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्पेस में हम जैसे जैसे बोलते हैं कि आभा मंडल में, आकाश में चंद्रमा के प्रकाश के वजह से एक पॉजिटिविटी जो है, दैवत्व का जो भाव है, शक्तियां है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है कि जो सकारात्मक ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होती है उस टाइम में। और जब पूर्णिमा आती है तो वो जो ऊर्जा है वो अपने चरम सीमा पर होती है। और उसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा क्षीण होने लगता है अमावस्या की ओर, वैसे वैसे वो जो सकारात्मक ऊर्जा है उनका जो एक बोलते हैं ना माध्यम कम होने लगता है, और जो नकारात्मक ऊर्जा है या हम जैसे शून्यता की ऊर्जाएं बोले या शून्यता का तत्व जो है उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो अगर हम ये समझ लें कि जो जो भी लोग हैं जो हीलिंग करते हैं, जो भी एक कोई कला है, साइंस है या डेली लाइफ में भी अगर ये समझ ले कि हमारे मन पर चंद्रमा का प्रभाव कैसे होता है, कि तिथियों के अनुसार अगर हम हमारा डेली लाइफ व्यतीत कर ले, हम हमारी जो कार्य है, जॉब है, घर का काम है, जो भी कुछ है, अगर हम प्लान कर ले तो हम ये नोटिस करेंगे कि पहली बात ये होगा कि हम हमारा मन जो है स्टेबल रहेगा। सेकेंड थिंग इज जो रुकावटें आती है, जैसे अब अगर बारिश का मौसम है और आप समर समझ के बाहर चले जाए, रेनकोट नहीं है, टोपी नहीं, कुछ नहीं, आप भीग जाएंगे। तो वैसी बात हो जाएगी कि बाहर कुछ और हो रहा है और आप तो वैसे ही जी रहे हैं कि कुछ आपको पता ही नहीं है, पता भी नहीं है, और आप बोलते हैं ना आप उस हिसाब से चल नहीं रहे। बारिश हो रही है तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। तो तिथि कौन सी है उसके हिसाब से अगर आप अपना डेली रूटीन प्लान करें और जी लें तो आपकी लाइफ जो है बहुत एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, कि आपकी रुकावटें जो होगी कम होंगी और आपके मन में जो आपकी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, आपके जो गोल्स है वो कुछ ज्यादा असर से पूर्ण होने लगेंगी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात की, सही बात है। शायद यही वजह होती होगी रात और दिन में जब हम लोग देखते हैं तो हमें फर्क लगता है। वही व्यक्ति जो दिन में बड़ा अच्छे से उछलता कूदता है, बड़ा दम भरता है, रात होते होते उसके मन में एक भय सा पैदा हो जाता है। यानी आपके कहने का मतलब ये सारा जो काम है, ये सारा का सारा काम ऊर्जा के ऊपर है, एनर्जी के ऊपर। और दिन में सूर्य के ताप में वो एनर्जी का विस्तरण कहीं वो सबसे ज्यादा हुआ रहता है, रात में कम होता है, और अमावस में वो बिल्कुल शून्य की तरफ बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब ऊर्जा ही कम है तो फिर आदमी में जोश, कहीं सकारात्मकता कहाँ से आएगी। अंधेरे के साथ साथ में हमारे जीवन के अंदर वो चीजें आती है। और आपने बड़ी अच्छी सी बात कही कि जरूरी ये है कि अगर हमें अपने आप को अगर वातावरण के लिहाज से ढालना है और खुश रहना, प्रसन्न रहना, तो जरूरी ये है कि रेनकोट हमें बारिश में लेना पड़ेगा, सर्दी के वक्त हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, और गर्मी में हमें हवादार जगह पे रहना पड़ेगा। अगर हम इस चीज का संतुलन नहीं बैठाएंगे तो यकीन मान के चलिए कि आपके अंदर एक अनईज पैदा हो जाएगी। तो आपको लगेगा ये एक डिस्कम्फर्ट है, अब मैं आराम से नहीं हूँ, और शायद यही आराम से ना होना ही आपके खुशी को कम करता है। तो जैसे अभिराम जी हमारे साथ में यहाँ जुड़े हो और ये कह रहे हैं कि कलाओं की बात करें, चाहे चंद्रमा की बात करें, सूर्य की बात करें, किसी चीज की बात करें, जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। कि परिस्थितियां जैसी हो उनके साथ में आप संतुलन बैठाएं। अगर आप उनके साथ में संतुलन नहीं बैठाएंगे तो खुशी जीवन से दूर चली जाएगी। तो देखिए, आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास के लोग और कहीं जो विचार, वो किस तरह से जुड़ते हैं और क्या चाहते हैं, उसके लिहाज से अपने आप को शेप देना शुरू कीजिए। और जैसे एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे ये कही कि अगर आप तैयार हैं तो आपको पता चल जाता है कि रेन कोट लेना है, बारिश आने वाली है, या फिर जैसे आपको पता है कि सुबह भी होगी और शाम भी होगी, तो आप शाम होने से पहले बत्ती का इंतजाम कर दें, लाइट का इंतजाम कर लें, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस इंतजाम नहीं करेंगे लाइट का तो आपको डर लगना स्वाभाविक ही है।
तो ये डर कहें, ये अप्रसन्नता कहें, इस बात की है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिए। अभिराम जी ने हमें जो चेताया है, जो बात बताई है, वो सबसे बड़ी बात यही कही कि अपनी तैयारी पूरी रखिए। तो आप और हम सबको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। जिंदगी में सब चीजें तो आनी जानी किसी ने, जब तक आनी जानी चलती रहेंगी और हम एक चीज फिक्स कभी भी कुछ भी नहीं रहते कि हाँ साहब ये है तो फिर कभी बदलना ही नहीं। तो ये चीज हमें समझनी तो होगी। और वो अख्तर मुस्लिम साहब का वो शेर मुझे आता था कि खुशी ही शर्त नहीं लुत्फ़ जिंदगी के लिए, मताए गम भी है जरूरी आदमी के लिए। तो कहीं ना कहीं सब चीजें उतार चढ़ाव वाली सब चीजें होती रहती है, हमें उस हिसाब से संतुलन तो बैठाना पड़ेगा ही। धन्यवाद, बहुत बहुत अभिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलकर्णी साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे लगता है एक पेचीदा सा सवाल जो मुझे लगता है, क्योंकि वो बड़ी पास की सी बातें, हम हिप्नोटिज्म को भी सुनते हैं और एक मेस्मरिज्म के बारे में भी सुनते हैं। तो क्या ये दोनों विधाएं एक ही हैं या फिर कुछ अलग अलग होता है? अगर एक है या अलग अलग है तो किस तरह से इनके जरिए हम अपने आप के अंदर खुशी लेके आए, प्रसन्नता लेके आए, किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। जी, हिप्नोटिज्म और मेस्मरिज्म में अंतर है, काफी अंतर है। हिप्नोटिज्म जो है यह है एक वर्बल मेथड है, एक वर्बल प्रक्रिया होती है इसमें। और मेस्मरिज्म जो है ये एक नॉन वर्बल प्रक्रिया है। मेस्मरिज्म मेस्मर के नाम से गिरा है क्योंकि मेस्मर नाम का जो डॉक्टर होके गया है, फ्रांस अंटम मेस्मर, जो एक जर्मन डॉक्टर थे, उन्होंने जो टेक्निक इजाद की और उन्होंने जो रिसर्च किया और उसके जरिए जो वो लोगों को हील किया करते थे, उसी के कारण उस हीलिंग का जो नाम गिरा है वो गिरा है मेस्मरिज्म। और मेस्मर ने ये देखा है कि जो सजीव व्यक्ति है एवं जो निर्जीव व्यक्ति है, उनमें जो ऊर्जा अस्तित्व है, उनका जो ऊर्जा का अस्तित्व है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसका अध्ययन करके उन्होंने हीलिंग करना शुरू किया। इसलिए इस विधा को मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, एनिमल मैग्नेटिज्म, ऐसा भी उसका एक दूसरा नाम है। जैसा मेस्मर नाम है उसका नाम एनिमल मैग्नेटिज्म है, लेकिन मेस्मर ने खोज के निकाला इसलिए उसको मेस्मरिज्म कहा जाता है। ओके। मेस्मर के बाद जेम्स ब्रेड आए, उन्होंने कुछ एक नई टेक्निक इजाद की, उन्होंने भी कुछ खोजबीन की और उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेस्मर कर रहे हैं इससे भी कुछ मैं अलग कर सकता हूं, और ये अगर चीज करते हैं तो इससे आदमी, जो व्यक्ति रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, वो ट्रांस में जाएगा। तो उन्होंने फोकसिंग की जो टेक्निक थी, जो हम पहले इसमें जो आपने पेंडुलम की जो बात की थी, इस टाइप की जो टेक्निक है वो उन्होंने वहां पर इजाद की। साथ मिल्टन एरिक्सन आए और मिल्टन एरिक्सन ने कुछ शब्दों की भाषा निकाली है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वर्ड्स बोलते हैं तो उसका असर उस व्यक्ति के मस्तिष्क पे होता है, उसके मन पे होता है। क्योंकि अगर उसके मन को जीतना है तो कुछ शब्दों की एक माला बनाई जाती है, उसमें उसे हम पावर वर्ड्स कहते हैं। जब हम कोई क्लास लेते हैं तो उसमें हम उनको पावर वर्ड्स का सबसे ज्यादा महत्व बताते हैं। पावर वर्ड्स में ये होता है कि यदि आप ये चीज करोगे तो वो चीज होगी, और वो चीज करोगे तो वो चीज होगी। इस टाइप की एक वो मालाएं गुंफी जाती है, उसके अंदर में एक मालाई बनाई जाती है, जिसके कारण ये सारे शब्द उसके भीतर जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, उसके मन में जाते हैं, और उसके मन को अच्छा लगने वाला होता है। क्योंकि व्यक्ति को अगर अच्छा बोला जाए तो उसको अच्छा लगता है, और अगर बुरा बोला जाए तो बुरा लगता है। तो उन्होंने ये चीज वहां पर इजाद की कि व्यक्ति को क्या कहने से अच्छा लगेगा, क्या कहने से अच्छा लगेगा ताकि वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो इन कुछ शब्दों को उन्होंने एक इजाद की, और उसी का इस्तेमाल आज के डेट में हिप्नोथेरेपी में किया जाता है। यदि वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाए तो हिप्नोथेरेपी सक्सेस नहीं होती है। मिल्टन एरिक्सन ने जो किया, मिल्टन एरिक्सन प्लस जेम्स ब्रेड जो था, उन दोनों का संगम करके हिप्नोथेरेपी की जाती है। लेकिन मेस्मरिज्म में वैसा नहीं है। मेस्मरिज्म में बोला ही नहीं जाता, यहाँ पे बोलना है वहां पे बोलना नहीं है। मेस्मरिज्म में जो हमारी जो ऊर्जा है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का ट्रांसफर करना है, उस ऊर्जा को दूसरे के शरीर में ट्रांसफर करना है, उसे ट्रांसफर किया जाता है। उस एक मेथड होती है किस प्रकार से करना है। साथ ही हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा होता है, उस ऑरा, अगर वो ऑरा कमजोर है तो हम बीमार होते हैं।
मेस्मरिज्म के जरिए उस ऑरा को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मेस्मरिज्म में हमारा जो ये जो पूरा जो हमारा जो जितना भी ये पूरा सर है, पूरा हमारा जो ये दिमाग है, इसे फ्रोनोलॉजी कहा जाता है। इसमें फ्रोनोलॉजी यूज किया जाता है। छोटे 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 ऐसे हिस्से हमारे सर में जहां पे संवेदनाएं हैं, कहीं पे खुशी है, कहीं पे गम है, कहीं पे द्वेष है, ऐसे अनेकों यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स है। उस पॉइंट को एक्टिव किया जाता है। जैसे कि एक साहब ने जो कहा था कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ डोपामिन वगैरह जिस टाइप के जो केमिकल्स हमारे इसमें रिलीज होते हैं, तो ये केमिकल रिलीज करने के लिए यदि हम मेस्मरिज्म का इस्तेमाल किया जाए, उसके शरीर पे अगर हम मेस्मरिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिक्रेशन होने के लिए बहुत कारगर होते हैं। अच्छा। मेस्मरिज्म से ऊर्जा ट्रांसफर की जाती है। हिप्नोटिज्म में हमें बोलना है, वहां बोलना नहीं है। मेस्मरिज्म के थ्रू हम सब्जेक्ट के अवचेतन मन में बहुत आसानी से जा सकते हैं और डीपली जा सकते हैं, जितना हिप्नोटिज्म से नहीं जा सकते। तो ये दोनों में अंतर इस प्रकार का अंतर है। जी 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 जी, बहुत सुंदर व्याख्या की आपने, हमें समझ में आया। और मुझे लगता है कि आपने ने एक जो शब्दों को तोड़ने मोड़ने की बात कही, उसके बारे में संत कबीर ने बहुत अद्भुत सी बात हमारे सामने रखी हुई कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी हम शब्दों को जब भी बोलें तो इस बात का संतुलन रहना बहुत जरूरी है कि आप बोल क्या रहे हैं। आप जो शब्द बोल रहे हैं वो भी एक ऊर्जा का ही प्रतिरूप है, तो आप ऊर्जा को किस तरह से सामने वाले के ऊपर डाल रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यही कुलकर्णी जी ने हमें बताया। अर्जुन जी, मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए बढ़ूंगा, और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे जीनत खान का एक सवाल आया, मुझे लगता है कि ये आपसे बिल्कुल राब्ता करता है, आपसे मिलता सा है। इनको जैसे भी आप बात चल रही थी कि आपने कहा था सिक्रेशन होता है, उसके जरिए हम लोग खुश भी होते हैं, कम या ज्यादा जिस तरह से भी होता है हमारे मन के अंदर, उसके बारे में चर्चा की थी। तो जीनत खान ये जानना चाहती हैं, तो क्या आपके अनुसार क्या मन को खुश रखने का कोई ऐसा तरीका है ये जिससे हम हमेशा खुश रह सके, हमेशा शांत रह सके? क्योंकि मन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, कभी खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, तो क्या ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम लोग हमेशा रेगुलर बेसिस के ऊपर खुश रहें? So yeah, the topic is such that how to be happy. I think each one of us have experience from our own lives, and we have ways to be happy. It is not that I am like expert. I am sure the other two on the panelists have a lot of experience and have much nice things to say. But I would like to say that each one of us is an expert in our own way when it comes to happiness, right? And if we ask any viewer, every single viewer, with so many of them watching here, I'm sure anybody will give a list of 10 ways to be happy or more. But just to start off, if we are looking at something in terms of longer term of happiness, okay, what is it that what makes me happy? What is it that makes me happy? So if you look at some very simple stuff, right? If you're somebody who likes technology, something like robotics, can keep you engaged. If you're somebody hands-on, something like gardening. If you are a culturally oriented person, you have dance, music, painting. When it comes to painting, nowadays there is coffee painting, there is knife painting, there is mural painting. There's so much going on actually. Okay, and then sports, of course, you can join sports academies and register yourself and be a part of something and let the process happen. If you're a part of something that is ongoing for a longer time, you are engaged in activities that keep you happy. And of course, if you like helping someone or working for a cause, you have the option of volunteering, for which there are plenty of options. Because when it comes to volunteering, you are there to help somebody else out there. Good karma comes back to you directly, and happiness and good karma comes back to you when you volunteer, help somebody else, because there are so many ways in which you can help people out there. So this is some of the it is in fact a proven thing that when you actually volunteer, your levels of happiness go up. It has been scientifically proven. So it is such a beautiful thing to know. जी जी जी, बड़ी सुंदर सी बात आपने जो यहाँ पर कही है कि जीवन में कहीं ना कहीं
ऊर्जा को बहने दिया जाए। पानी को भी अगर हम लोग रोक लेते हैं तो उसमें भी बदबू आने लग जाती है। तो जाहिर सी बात है अगर हम एक ही चीज को बार बार भी करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका वो कहीं ना कहीं एक तनाव का कारण तो बन ही जाता है। क्योंकि कहते हैं अति तो पानी की भी बुरी है। तो चीजों में संतुलन तो बेहद आवश्यक है। उनको पानी को जैसे अभी आपने कहा अलग अलग तरीकों से हमें खुद की ऊर्जा को बाहर निकालना है और अंदर लेकर आना है। अगर हमें लगता है हमें स्पोर्ट्स अच्छा है या हमें कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहे। सकारात्मक ऊर्जा का अगर आदान प्रदान होगा तो जाहिर सी बात है कि मन के अंदर खुशी भी बढ़ती ही जाएगी। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए और एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अंशुजा रमन। इन्होंने बहुत अच्छी सी बात यहाँ पर कही, मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण बात है तो इसका यहाँ पे चर्चा किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इनका कहना है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए एकांत ही आनंद देने लगता है, फिर बाहरी चकाचौंध लोग सभी नीरस से लगने लगते हैं, यही असल खुशी है। यानी जब आप स्वयं की तरफ मुड़ते हैं, जब आप ये देखते हैं कि आपका मकसद क्या है, आपको करना क्या है, आप किस लिए आए हैं, जिस दिन आप समझ जाते हैं उस दिन आप सारी खुशी के भी हकदार हो जाते हैं और सारी प्रसन्नताएं आपके इर्द गिर्द आने लगती है। कहते हैं जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते रहोगे वो चीज आपको नहीं मिलनी होती है। तो अपने आप को इतना तैयार करोगे चीजें आपकी तरफ दौड़कर आने लगी। बहुत सुंदर बात यहाँ पे आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सवालों का सिलसिला आगे की तरफ लेके चलना चाहूंगा। अभिराम जी हमारी एक दर्शक साधना शाह हैं और इन्होंने मुझे लगता है कि एक सवाल आपको ही करते संबोधित करते पूछा है। तो उन्हें कहना है कि तो मन को शांत करने के लिए क्या किया जाए, क्या हमारी राशि भी हमारे मन को प्रभावित करती हैं? जैसे भी आप कह रहे थे कि हर छोटी छोटी चीजें होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है, तो राशियों में कहीं ना कहीं होता था, क्या इनका भी कोई फर्क पड़ता है? ये बड़ी स्पिरिचुअल से लगने वाली बातें हैं और हम साइंस के जमाने में हैं, तो क्या लगता है कोई साइंटिफिक आंसर है इस चीज का? जी, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो एक साइंस है, बस फर्क इतना है कि ये साइंस अभी पता नहीं है, इसलिए हम इसे साइंस नहीं कहते, और जो पता है बस हम उसे ही साइंस कहते हैं अभी के दौर पे। तो राशि जो होती है कि हमारा सपोज अब सपोज मेरी राशि मीन है, तो ये जब जैसे हम बोलते हैं कि चंद्रमा आज पूर्ण है, आज अष्टमी है, अमावस्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे जो हमारा बर्थ एक नक्षत्र होता है, हम जिसे बर्थ स्टार कहते हैं इंग्लिश में, वो डेली मंथ में वंस अ मंथ वो आता है। तो उस दिन अगर हम शिव जी को या कोई भी मूर्ति है, वो चाहे जीसस हो, शिव हो, कोई भी भगवान की एक मूर्ति है, महावीर हो, जो भी कुछ, एक आसान तरीका है जिसे भी अपने मन को स्थिर करना है। और अपनी जो बोलते हैं ना, जो हमारे गार्डियंस होते हैं, जैसे स्कूल में जैसे हमारे क्लास टीचर होते हैं, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रधान आचार्य होते हैं हमारे, वैसे ही जो हमारा विश्व है, इस विश्व का जो एक प्रधान आचार्य वो है भगवान है, हम जिसे परमात्मा कहते हैं। और उनके नीचे 9 हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिसे हम नवग्रह कहते हैं, और उनके नीचे 28 क्लास टीचर्स है, हम जिसे नक्षत्र देवियां कहते हैं। तो हमारा जो बर्थ नक्षत्र होता है, जिसे हम जन्म नक्षत्र कहते हैं, वो जो देवी, सपोज अब मेरा अगर स्वाति है, तो जो स्वाति देवी है वो मेरी क्लास टीचर होगी। तो महीने में जिस दिन स्वाति नक्षत्र आता है, हम इसे पंचांग या कैलेंडर है हमारे पास घर में, हम उसे देख के हम जान सकते हैं कि किस दिन वो नक्षत्र है। तो उस दिन क्या करना है हमें कि कोई भी मूर्ति है, कोई भी इजी वे है, कोई शिवलिंग है पास में घर में या कहीं मंदिर में, तो उस दिन क्या करना है, नहा के दूध से अभिषेक करना है हमें शिव जी को। हमारी जो देवी, सपोज अब मेरी देवी स्वाति है, तो हम स्वाति देवी नमः ऐसा मंत्र बोल के हमें शिव जी को अभिषेक करना है। ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है, और जो भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, मैंने उन्हें भी ये टोटका बताया था। ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जो हमारे क्लास टीचर है उनकी हमें ऊर्जाएं आती है उस माध्यम से। क्योंकि क्लास टीचर जो होती है, शी इज मोस्ट, उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं हमें हेल्प करने के लिए। इसीलिए ये एक छोटा सा टोटका है, कोई भी ये कर सकता है। बस एक ही प्रॉब्लम, बस कोई मतलब सूतक है तो सूतक काल छोड़ के ये जो उपाय है कोई भी कर सकता है, और उन्हें पक्का हेल्प होगा ही। वो ट्राई करके देख ले, उन्हें फर्क जो है जानना शुरू होगा। जी जी, बड़ी सुंदर। अभिराम जी ने अभी जिसे हम लोग सनातनी संस्कृति कहते हैं, या फिर एक ऐसा विवाह जो आचरण हम लोग वेदों के जरिए या फिर और जो उन लोगों ने बताया, हमारे पूर्वजों ने जो बताया है, उसके बारे में अभिराम जी ने यहाँ व्याख्या की। और शायद संभवतः जिस तरह से बताया है, एक्सप्लेनेशन किया है कि एक सबसे बड़े जो प्रिंसिपल हैं, फिर टीचर वाली है, फिर नीचे की जो बातें हैं उसकी जो व्याख्या की,
तो उनका कहीं ना कहीं तार्किकता ये बैठती तो है कि हाँ, उनको यूनिवर्स बना है तो इसमें कोई ना कोई इस तरह की हायरार्की तो जरूर बनी ही होगी। बाकी सारी बातें आपके विवेक के ऊपर हैं, आप किस तरह सोचते हैं, आपके विश्वास के ऊपर है, आपकी आस्था के ऊपर है, क्योंकि आस्था ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि तब होगा जब आपको अपने आप के ऊपर यकीन होगा। तो सबसे पहले यकीन करना सीखिए, अपने आप पर यकीन कीजिए, फिर आप दूसरों पर यकीन कर पाएंगे। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है आज के कार्यक्रम का ये आज का अंतिम सवाल होगा, और ये कुलकर्णी साहब आपको लेके हमारी दर्शक जुड़ी है मृदुला नागपाल। ये आपसे जानना चाह रही हैं, जैसे भी आप कह रहे थे कि आप हिप्नोथेरेपी की बात करें, मेस्मरिज्म की जो बात करें, इसके जरिए हम कुछ ऐसी तकनीक होती हैं कि नेगेटिव चीजों को हटा सकते हैं, पॉजिटिव चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनका भी यही सवाल है कि जीवन में नेगेटिविटी जब हमारे भर जाए तो हम नेगेटिविटी को किस तरह से हटाएं और सकारात्मकता कैसे लेकर आएं? जी देखिए, हिप्नोटिज्म में तो जैसा मैंने कहा कि ये वर्बल है, हमको उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करना है। जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे जो नकारात्मक विचार पड़े हुए हैं, उस नकारात्मक विचारों को हिप्नोटिज्म के माध्यम से हटाया जा सकता है। लेकिन मेस्मरिज्म की मैं एक बात करूंगा कि मेस्मरिज्म में हम उसके विचारों को तो हटाते ही है नॉन वर्बली, लेकिन हमारा शरीर जो है यह पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों को अफेक्ट करता है। हमारा जो राइट साइड है ये पॉजिटिव है और हमारा लेफ्ट साइड जो है निगेटिव है। इसमें सूर्यनाड़ और चंद्रनाड़ इनका सबसे ज्यादा महत्व है, और मेस्मरिज्म में इन्हीं दो चीजों पे काम किया जाता है। मेस्मरिज्म में उसका अगर चंद्रनाड़ को अगर बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति लूज हो जाएगा, यानी कि वो सुस्त हो जाएगा, और यदि उसके सूर्य नाड़ को बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति तरोताजा हो जाएगा। देखिए, ये दोनों चीजें अगर हमें ऐसा करते हैं तो उसके मस्तिष्क पे असर गिरता है। तो आपका जो सवाल है कि नेगेटिविटी किस तरह से खत्म की जाए। हेलो जी कुलकर्णी साहब। हेलो जी हाँ, आपका जो सवाल है कि नेगेटिविटी को किस तरह से खत्म किया जाए, तो आप हिप्नोटिज्म के माध्यम से भी नेगेटिविटी को हटा सकते हो। यानी अगर उसके विचारों में नेगेटिविटी है तो वो उस तरह से हटाते हो, लेकिन हमारे शरीर पे कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का भी असर होता है। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उसके कारण भी हमारे जो मस्तिष्क में जो विचार है वो विचार नकारात्मक बनते हैं, और उसी का कारण हमारा सारा जो जितना भी हमारे रोजमर्रा की जितनी भी जिंदगी है उस पर उसका अफेक्ट गिरता है। लेकिन यदि मेस्मरिज्म किया जाए तो उससे कुछ पासेस दी जाती है। पासेस देकर उसके जो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसके शरीर में है, उस नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाया जा सकता है। मैंने जैसा कहा आपको कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस किया जाता है। अगर वो बैलेंस हो जाए तो उसके चक्रास को भी बैलेंस किया जाता है, क्योंकि चक्रास का भी उसमें बहुत सारा असर पड़ता है। उसको हमारे जो 7 चक्रास है उन 7 चक्रास को क्लीन किया जाता है और उसमें कुछ ऊर्जाएं भरी जाती है। ये सारा मेस्मरिज्म से किया जाता है। यूनिवर्स से एक ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा उसमें फील की जाती है। साथ ही कुछ हमारे मंत्रास भी होते हैं, हमारे कुछ वैदिक मंत्रास भी है और कुछ अन्य भी मंत्रास है। उस मंत्रास के वाइब्रेशन से, मंत्रास इन द सेंस वाइब्रेशन, मंत्र कोई अलग चीज नहीं होती है, मंत्र एक वाइब्रेशंस होते हैं। जहां पे जो वाइब्रेशंस चाहिए वो वाइब्रेशंस फील करने से उसकी वो निगेटिविटी हट जाती है। ओके जी 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 जी, बहुत सुंदर। यानी आपने कहा कि अगर हम नेगेटिव चीजों को रिप्लेस कर दें अच्छी चीजों के जरिए तो सब चीजें ठीक हो सकती है। किसी पानी के अंदर अगर कोई कड़वाहट ज्यादा हो गई है तो उसमें मीठा मिलाते जाइए, और एक स्तर ऐसा आएगा जब मीठा अपना अधिकार जमा लेगा और कड़वापन है वो खत्म सा नजर आएगा। ऐसा नहीं कि उस ग्लास से बाहर निकल जाएगा, रहेगा तो ग्लास के अंदर ही, लेकिन मीठा इतना ज्यादा हो गया है कि उसने उसको दबा दिया। लेकिन यहाँ पे संतुलन रखना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स ने एक बात जो सर्वाधिक कही वो ये कही कि जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। ऊर्जा का संचार भी अत्यधिक हो जाता है तो फिर बम विस्फोट भी हो सकता है। तो ये बात याद रखनी बेहद जरूरी है। लेकिन समय मुझे अब कह रहा है टिक टिक करके कि नहीं, आज इस चर्चा को विराम दिया जाए। आप एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने और हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ आपसे पुनः मुलाकात होगी इस मंच के ऊपर और मार्गदर्शन लेंगे
और जो समस्याएं हैं हमारी खासो आम की, हमारी ज़िंदगी की, जिससे कि और सुकून से रह सके और जीवन को और समाज को समृद्ध बना सके। आज आपके सहयोग से कहीं ना कहीं समाज में सकारात्मकता फैलेगी, समृद्धिकरण भी आएगा। तो इस उपकार के लिए मैं हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ हम पुनः इस मंच पर मिलेंगे। दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े और इसे देखिएगा, सराहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा कार्यक्रम तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।